बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं अदनान खान हूँ। नाज़रीन, लंबी लंबी छोड़ने का मुकाबला इस मुल्क में चल रहा है। वज़ीर आज़म ने जो यौम तशक्कुर के मौके पर एक तकरीर की, उसमें सामने फ़ौजी भी बैठे हुए थे क़यादत, और बहुत सारे और लोग भी थे। वज़ीर आज़म ने बहुत अजीब अजीब बातें कर दी। यानी मैं लुबे लुबाब उसका आपके सामने रखूँ कि उसकी टाइमलाइन क्या थी, वज़ीर आज़म क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते जी एक सिक्योर फ़ोन था जिसके ऊपर किसी को पता नहीं चलता। सिक्योर फ़ोन था कि वो रब्ता आप करें तो दुश्मन तक बात नहीं पहुँचती। वो कहते जी वहाँ पर 2:30 बजे रात को मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल चलाए नूर खान एयरबेस पे। बाकी सारी तफसीलात मुझे बताएं। टाइम बताया वज़ीर आज़म ने 2:30 बजे के बाद का। और पाकिस्तान में जो फजर की नमाज़ होती है वो इस्लामाबाद में 3:30 बजे हो जाती है। यानी आजकल गर्मियों का दौर है तो बहुत जल्दी सुबह फजर हो जाती है अज़ान। तो बताते हैं 2:30 बजे ये हुआ, उसके बाद 3:30 बजे आपको पता है फजर हो जाती है। और फजर के बाद वो कहते हैं मैं चला गया स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। अब अंदाज़ा करें कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को कह रहा है कि जनाब बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, एयरबेस के ऊपर भी आकर गिरे हैं और जगह जगह जो है वो टारगेट किया जा रहा है, लगातार ड्रोन्स आ रहे हैं। तो जवाबी कार्रवाई की इजाज़त मांगी होगी, या इजाज़त क्या मांगनी है, यहाँ तो इजाज़त तो नहीं होती, बताया ही जाता है। बहरहाल फजर के बाद वही वज़ीर आज़म जिसको ये पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं वो नहाने चला गया स्विमिंग पूल में। मैं शहबाज शरीफ के बारे में आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि अगर कोई शख्स अपने साए से भी डरता है ना, तो ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि ये मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। नवाज शरीफ ज़ाती तौर पर बुज़दिल आदमी नहीं है, वो चीज़ों को फेस कर सकता है, गोली वोली चल जाए कोई मामला हो तो वो वहाँ पर खड़ा भी हो सकता है और सामना भी कर सकता है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ अपने साए से भी खौफजदा होने वाला आदमी है। एक नहीं, मैं 1 दर्जन वाक़यात जानता हूँ कि मैं कवर करता रहूँ शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब। तो ये बहुत डरपोक है शहबाज शरीफ साहब। तो ये जो उन्होंने कहानी सुनाई कि मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला गया, अब ये 2 वजूहत हो सकती है। या तो इनको असल बात पता थी कि इनके ऊपर अटैक होना ही नहीं है, या वो अटैक है जो महदूद होगा, या फिर इन्होंने ये कहानी सुनाई। वो कहते स्विमिंग पूल में चला गया, वहाँ पर मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि भारत अब कह रहा है कि सीज़ फायर कर लिया जाए। आप देखें कितनी लंबी छोड़ी है कि सारी टाइमलाइन ही बेड़ागड़ करके रख दी। अमेरिका को जो पहली दरखास्त गई थी भारत की जानिब से कि जंगबंदी करवाई जाए, वो दरखास्त गई थी सुबह 9 बजे। यानी जो रिपोर्ट हुआ अभी तक अमेरिका से कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे। अब फजर की नमाज के बाद 9 तो नहीं बजते, फजर की नमाज हो रही है 3:30 बजे, 4 बजे लगा लें आप, तो 5 घंटे क्या शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में ही नहाते रहे। बीमार आदमी है, कमर में दर्द भी होती है, पेशेंट है, तो क्या 5 घंटे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे फजर के बाद। जब फोन आ गया आर्मी चीफ का कि जनाब अब, और जो जंगबंदी होती है उसका ऐलान कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कब करता है? शाम को 5 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब शाम के वक्त ये ऐलान होता है कि जंगबंदी होगी जी। और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करने के बाद फिर सारे बार बार कहना शुरू हो जाते हैं, भारत की जानिब से आ जाता है, मेरे साथ डार कह देता है। अगर शहबाज शरीफ को सुबह फजर के बाद पता था, फजर के बाद तो पाकिस्तान जवाब देना शुरू कर रहा था। यानी फजर की नमाज के बाद जब रोशनी निकली, सुबह सादक हुई, तो पाकिस्तान ने मिसाइल चलाना शुरू किए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में कार्रवाई करना शुरू की। तो सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब ऐसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आर्मी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब ये क्या चल रहा था, क्या वाकई में ये लड़ाई हो रही थी? ये लोग सवाल उठाएंगे ना। अब देखें ना स्टेटमेंट कितना गैर जिम्मेदार है कि जनाब रात 2:30 बजे जो है वो वहां से मिसाइल आते हैं, मुझे पता चलता है, और उसके बाद मैं फौरी तौर पे नमाज पढ़ के नहाने चला जाता हूँ, और मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मुझे दोबारा फोन आता है कि वो कह रहे हैं जंगबंदी कर दें, मैं कहता हूँ जी बिस्मिल्लाह करें, और ये सारा कुछ सुबह 5-6 बजे हो जाता है। हालांकि अमेरिका को जो जंगबंदी की दरखास्त जाती है वो 9 बजे जाती है वहां की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसके बाद फिर अमेरिका पाकिस्तान से रब्ता करता है, फिर इंडिया से रब्ता करता है, फिर पाकिस्तान से रब्ता करता है, फिर इंडिया से रब्ता करता है। और एक और सवाल है मेरा कि आर्मी चीफ को कैसे पता चला कि इंडिया कह रहा है कि जंगबंदी वो चाह रहा है? ये तो अमेरिका ने करवाई है और रब्ता अमेरिका के थ्रू हुआ है। क्या डायरेक्ट इंडिया ने आर्मी चीफ से रब्ता किया था कि जंगबंदी हो जाए? देखिए होना तो ये चाहिए कि रब्ता किया जाए वज़ीर आज़म से, रब्ता किया जाए वज़ीर दिफा से, और वो ऑर्डर जारी करें आर्मी चीफ को कि जंगबंदी कर दे, हमारी बात हो गई है। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी चल रही है। फॉरेन पॉलिसी भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ कंट्रोल कर रहे हैं और वज़ीर आज़म नहा रहा है। यानी जिस मुल्क की जंग लगी हुई है, जिस मुल्क के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रहे हैं, उसका वज़ीर आज़म नहा रहा है स्विमिंग पूल में, ये सोचकर कि खारजा पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, दाखिला पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, मीडिया का महाज भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, और जंग का बॉर्डर भी आर्मी चीफ संभाल लेगा। ये तोहफे इस कौम के ऊपर मुसल्लत किए इन्होंने, और सिर्फ उन्हें आगाह किया जा रहा है भाई ये काम वज़ीर आज़म का था, ये काम नायब वज़ीर आज़म का था, ये काम जो है वज़ीर खारजा का था, वज़ीर दिफा का था कि वो आर्मी चीफ को बता दें कि जंगबंदी की बात हो गई है, अब आप जंगबंदी कर दें, इतने बजे से इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। 5 बजे शाम को जंगबंदी हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी अनाउंसमेंट की है। बहरहाल कहानी है, सुनाई जाओ एक के बाद एक कहानी, लगे हुए गप्पे छोड़ने के लिए, मारो जितनी गप्पे दिल करते हैं। नाज़रीन एक स्टोरी जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से गर्दिश कर रही है, मैं आपको पहले भी बता रहा था, और अब नजम सेठी साहब ने भी कहा, इससे पहले जो है ज़ुबैर अली खान साहब ये खबर दे भी चुके हैं, मैं उसके ऊपर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में डिस्कस भी कर चुका हूँ, और आपके सामने ये सारी सिचुएशन है कि ये दावा किया जाता है कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर एक शख्सियत जो गैर सियासी है, मैं बता देता हूँ आपको, एक्चुअली बहुत सारे लोग नाम लेने से भी घबरा रहे हैं, ये एक अस्करी शख्सियत है, बड़े रैंक का ऑफिसर है। ये मुबैना तौर पे, यानी जिन लोगों ने एक स्टोरी दी है ना, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा ये बंदा बताएं आप, तो बंदा पता चलता है कि ये अस्करी आदमी है और ये बड़ा ओहदेदार है, तगड़ा फौजी। ये इमरान खान साहब से जाके जेल में मिला, इसने इमरान खान साहब को पूरी ब्रीफिंग दी जंग के ऊपर, जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। नजम सेठी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अच्छा मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है,
ये जो 3-4 सहाफियों ने ये बात की है, वही बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब इसको डिनाई करते हैं, बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क की खातिर मेरे पास कोई आया चल के तो मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था। ये भी मैं आपको बता दूं, ये खबर इमरान खान का आपके सोर्सेज से नहीं निकली, ये खबर एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से निकली है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट गई आगे इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी जंग के ऊपर कि जनाब हालात बहुत खराब हो गए, 6-7 तारीख की बात है, इंडिया जनाब अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और हमारे पास ये रिपोर्टें मौजूद हैं, ये सारा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये होने जा रहा है। तो जब खान साहब को सारा बताया कि सपोर्ट चाहिए इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा जी पाकिस्तान के लिए तो सपोर्ट है मुबैना तौर पे। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को, जैसे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी दी, पाकिस्तान के दुश्मन थोड़ी है, वो बार बार कहते हैं मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। तो उन्होंने इंडिया वाले मामले में पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट दी, जो मांगने के लिए वो बंदा गया था। अब देखिए वक्त कैसा जालिम है, यही लोग दावा करते थे कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया, आज यही लोग खबरें चला रहे हैं कि आप इमरान खान के पास हम गए थे, जाके उससे मदद मांगी थी, उसको जाके ब्रीफिंग दी थी और उसने मदद दे दी, उसका बहुत शुक्रिया। अंदाजा करें आप कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के ऊपर क्रॉस ना लगाए तो एक आर्मी चीफ नहीं 10 आर्मी चीफ मिलकर भी क्रॉस नहीं लगा सकते, एक एस्टेब्लिशमेंट क्या 1000 एस्टेब्लिशमेंट मिलकर भी क्रॉस नहीं लगा सकती। ये हमारे जो फौजी दोस्त हैं ये हमें कहते थे, आईएसआई के ऑफिसर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, बाकी जो सियासी लोग हैं वो भी कहते थे कि इमरान खान में जनाब क्रॉस लग गया। इमरान खान ने खुद कई दफा कहा कि मैं आपको ये क्रॉस मिटा कर दिखाऊंगा, और अल्लाह ने उसका बोल बाला कर दिया। अल्लाह ताला ने जो बोला उसने, अल्लाह ताला ने उसकी बात ऊपर कर दी और ये खुद चल कर गए, जाकर उसको ब्रीफिंग दी मुबैना तौर पे, जो भी खबरें आ रही है और ये एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से आ रही है। इमरान खान साहब ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, ना वो तस्दीक कर चुके अभी तक, ना वो तरदीद कर चुके अभी तक, बल्कि ये मामला उनके सामने रखा ही नहीं गया। जब रखा जाएगा तब पता चलेगा कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को डील ऑफर पहली दफा नहीं की गई, इसी में ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, तो खान साहब ने कहा जी मुझे कोई डील नहीं चाहिए, जो अदालतें मुझे जबरदस्ती अंदर रख रही हैं वहां मुझे इंसाफ मिल जाए, अदालतें इंसाफ करें, मैं तो खुद ही बाहर आ जाऊंगा, मेरा तो केस ही 2 नंबर है जो आपने मेरे पे बनाए हुए हैं। उनकी बहन भी कहती है ना, वकील भी कहते हैं कि आधे घंटे का काम है इमरान खान के बाहर आने का, सिर्फ अदालतें इंसाफ दे दें, आधे घंटे में खान साहब का फैसला हो जाएगा, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब ये ऑफर पहली दफा इमरान खान साहब के सामने नहीं गई और ना पहली मरतबा इमरान खान साहब से कुछ मांगा गया है। इमरान खान साहब को बार बार ये कहा जाता है कि आप कोई गुंजाइश पैदा करें, पाकिस्तान से बाहर जाने का भी कहा गया, उन्हें यह भी कहा गया कि आप कुछ अरसा खामोश रह लें, आप आ जाएं बाहर, हाउस अरेस्ट होने का भी कहा गया, बड़े ऑप्शन दिए गए, इमरान खान माने नहीं, उन्हें कोई डील चाहिए नहीं। जहां डेडलॉक है ना, ये खबर अभी भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं, शायद मेहता साहब ने भी ये बात की और भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंडेट वापस करो। अवाम ने 8 फरवरी 2024 को हमें वोट डाला था, हमारा मैंडेट हमें वापस कर दो। अब अगर मैंडेट वापस होता है तो पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, ये सारे टांगे जाएंगे। वजह यह है कि आरओज ने जाली फॉर्म 47 जारी किए हुए, सारे फंस जाएंगे, बेशुमार ब्यूरोक्रेट है, सारे के सारे फंस जाएंगे, इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा, सियासी जमातें फंस जाएंगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी फंस जाएगी, अदलिया भी फंस जाएगी। लिहाजा रास्ता एक और ये है जो इमरान खान साहब ने दिया, और ये फेस सेविंग है कि आप नए इलेक्शन करवा लें। अब ये इमरान खान का कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, इन्होंने साल सवा साल अपनी मर्जी कर ली, 1.5 साल इन्होंने मौजें कर ली, दोबारा इलेक्शन कराओ, मैं फिर लड़ता हूँ इलेक्शन करवाओ इस मुल्क के अंदर। तो ये इमरान खान साहब बात यहाँ पे आके अब डेडलॉक लग जाता है, एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। इमरान खान साहब चाहते हैं या तो इलेक्शन की गारंटी दी जाए या मैंडेट वापस किया जाए। मामला एक्चुअली यहाँ पे आके फंसता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम पूरा नहीं हो जाता, एक्सटेंशन मीन्स के उनके 3 साल पूरे हो रहे 29 नवंबर को, जब तक कि 29 नवंबर नहीं आ जाती तब तक इस मुल्क में कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा। और एक और चीज़, तब तक कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ना मिले। उसका रीज़न है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो तहरीक इंसाफ इस काबिल हो जाएगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल से वापस 3 साल कर दे। तो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में बॉल फेंकना नहीं चाहती एस्टेब्लिशमेंट। तो जब तक 29 नवंबर नहीं हो जाती तब तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि देखिए एक्सटेंशन यहाँ पे एक शौक है, जो भी इस पौधे पे ऊपर आता है वो जाना नहीं चाहता। परवेज मुशर्रफ इस पौधे पे आए और उन्होंने एक्सटेंशन ली, बार बार ली, सदर बन के बैठ गए, गए नहीं, कौम के 10 साल ज़ाया कर दिए। फिर आए जनाब अशफाक परवेज कियानी साहब, आर्मी चीफ बने, उन्होंने भी एक्सटेंशन ले ली और उनका दिल ही नहीं कर रहा था जाने को, बड़ी मुश्किल से उनको भेजा 6 साल के बाद। फिर राहील शरीफ साहब आए, वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की ब्लैकमेल करने की, पीएमएलएन के लोग गवाही देते हैं, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन नवाज शरीफ ने नहीं दी, बल्कि बाद में उनको सऊदी अरब भिजवा दिया, उनको ज़्यादा बड़ी नौकरी मिल गई, 56 इस्लामी ममालिक की फौज के सरबराह बन गए वो। उसके बाद आ रहे जी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उन्होंने भी एक्सटेंशन ले ली। एक एक्सटेंशन से उनका दिल नहीं भरा, वो फिर एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे, वो भी वहाँ पे हमेशा रहना चाहते थे ओहदे पर। फिर जनरल आसिम मुनीर आ गए, अब इनकी 3 साल की नौकरी थी, 1 साल पहले ही ऐसा कानून बनवा दिया गया कि जनाब इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल नहीं 5 साल कर दो, ताकि अगले 3 साल पक्के हो जाए। तो ये भी एक तरह की एक्सटेंशन है, इनका भी जाने को। तो किसी भी आर्मी चीफ का इस सीट को छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल की चीज़ें तब्दील होगी, इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब बाहर आके कितने किसको भारी पड़ेंगे इसका अभी किसी को भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे और पब्लिक के अंदर अपनी मकबूलियत देखेंगे और जब पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी तो फिर इमरान खान साहब को वो फैसले करने पड़ेंगे जो लोगों के दिल की आवाज़ है। अब अगर हुकूमत के साथ इमरान खान साहब दोबारा मुज़ाकरात करते हैं या बातचीत शुरू होती है तो मेरे ख्याल में चंद चीज़ें अगर इमरान खान साहब फिक्स कर देना, खुद चाहे जेल में रहे, अभी फौरी तौर पर बाहर ना आए, बाहर आ जाएंगे अगर ये चीज़ें होगी तो
कुछ चीजें अगर पक्की पक्की इमरान खान साहब अगर कर देना इस मुल्क के अंदर, चाहे इन हुक्मरानों के साथ मिलकर कर दें, तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। नंबर एक, फौज को सियासत से मुकम्मल तौर पे बाहर कर दें। ये आइन के अंदर जो है इसके अंदर दोबारा शामिल कर देते, तरमीम करनी पड़े वो कर दें, सजा को और सख्त कर दें, फौज सियासत में नहीं आएगी। नंबर दो, जो लापता अफराद है इनके हवाले से कमीशन को फाल बनाया जाए और इसमें तगड़े लोगों को डाला जाए, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, निकालो सारे लापता लोग, ये सिलसिला बंद करें पाकिस्तान में। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कभी किसी सूरत नहीं होगी, बम चल रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, फिर भी नहीं होगी, ये भी तय कर लें। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी, इसके एक दिन ऊपर नहीं जाएगी, ये भी तय कर लें। और 3 सीनियर में से एक को हम आर्मी चीफ बना लेंगे। यहाँ लंबी सियासत चल रही होती है आर्मी चीफ चेंज होने से पहले, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों को ख्वाब आ रहे होते हैं कि मेरा दाव लग सकता है, मैं आर्मी चीफ बन सकता हूं, तो 3 में से 2 को बना दें, एक को आर्मी चीफ, एक को ज्वाइंट चीफ, और एक जो है वो अलग हो जाए। तो कम से कम ये जो है चीजें सेटल हो जानी चाहिए। एजेंसियों की मुदाखलत मुकम्मल तौर पे सियासत में और सियासी मामलात में जीरो करनी चाहिए। ये चीजें अगर इस मुल्क में सियासी जमातें मिलकर कर लें तो यकीन करें पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। दूसरा हमारे पास रास्ता कोई नहीं है। 70 साल से जो तजर्बे हो रहे हैं उन तजर्बों से पाकिस्तान यहाँ तक पहुंच गया है, और इससे आगे और कहाँ जाएंगे हम। यही एक रास्ता है जिससे हम आगे निकल सकते हैं। आर्मी चीफ ने पहली मरतबा मीडिया की शायद तारीफ की है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आर्मी चीफ ने मुलाकात की सहाफ़ियों से, उनसे उनकी बातचीत हुई, उन्होंने मीडिया की तारीफ की है कि कौम मुत्तहिद हुई है, जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया उस पर फ़ख्र है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप अपना काम करते हैं ना आइन और कानून के मुताबिक, जिस पे आपकी ड्यूटी है कि मुल्क की हिफाजत करनी है, तो आप ऐसे ही लोगों से खुश रहेंगे, क्योंकि लोग खुश भी होंगे, अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे और आपका साथ भी देंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे कि ये वो ड्यूटी है जो आइन ने आपको दी है, कानून ने आपको दी है, मुल्क की हिफाजत करना। यहाँ सब हीरो बनते हैं, तो आपको मीडिया भी अच्छा लगेगा, कौम भी अच्छी लगेगी, सब अच्छे लगेंगे। लेकिन जब आइन टूटेगा, जब आप पार्टनर बन जाएंगे हुकूमत के अंदर, जुल्म जबर और फसादियत चलेगा, लाकानूनियत चलेगी, मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब बंद कमरों में फैसले होंगे, जब एस्टेब्लिशमेंट अपनी मुट्ठी में ले लेगी लोगों की राय को, तो उस वक्त फिर मीडिया भी बुरा लगेगा, सोशल मीडिया भी बुरा लगेगा, कौम भी बुरी लगेगी, सारा कुछ बुरा ही लगेगा, क्योंकि लोग तब तनकीद करेंगे। तो ये एक टेस्ट है जिसमें पाकिस्तानी पास हुए हैं और अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी इसमें पास होना चाहिए। नाज़रीन एक बड़ी खबर है और ये खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया हुआ था और जंग जैसी कैफियत चल रही थी, उस वक्त एक बड़ी खबर आई है और ये खबर आई है बरतानिया से। BBC पश्तो ने यह खबर दी है। उन्होंने दावा किया कि नायब वजीर दाखिला अफगानिस्तान के जो हैं, इनका नाम है मुल्ला इब्राहिम सदर, इन्होंने भारत का खुफिया दौरा किया था। यानी आज तालिबान की हुकूमत के साथ भारत के ताल्लुकात क्या ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। ये मुल्ला इब्राहिम सदर कौन है जरा याद कीजिएगा। मैंने 2020-21 में इनके ऊपर एक वीलॉग किया था और मैंने बताया था कि ये एक ऐसा आदमी है जिसने अमेरिका को नचा कर रख दिया। ये एक ऐसा कमांडो है जिससे शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अमेरिका इनको ढूंढ ढूंढ कर थक गया, इनाम इनके ऊपर रखा, बड़ी कोशिश की, मुल्ला इब्राहिम सदर काबू नहीं आया और इसने अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाया कि शायद किसी और कमांडर ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये पाकिस्तान में भी रहा अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में। पाकिस्तान में इन्होंने और उनके खानदान ने बड़ी लंबी ज़िंदगी गुजारी है और इस वक्त ये नायब वजीर दाखिला है, उस वक्त ये नायब वजीर दिफा थे मुल्ला उमर के टाइम पे, और इन्होंने अमेरिका को 20 साल तक तिगनी का नाच नचाया। अब ये शख्स जो है वॉर के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाने वाला शख्स है। ये भारत का खुफिया दौरा करता है उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत में लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान को इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। हमें अपने हमसायों के साथ अपने ताल्लुकात का ना सिर्फ असर नो जायजा लेना पड़ेगा अगर ये खबर ठीक है तो, क्योंकि ये खबर जो है ये बरतानवी इदारे ने दी है और BBC जो है वो ऐसे ही खबर नहीं देता। और BBC पश्तो ने यह क्लेम किया है कि ये खुफिया दौरा था और उन्होंने भारत का ये दौरा किया है। अब भारत इसमें क्या हासिल करना चाह रहा था या अफगानिस्तान उन्हें क्या दे सकता था, ये एक अलग सवाल है। तो हमें अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। मुल्ला इब्राहिम सदर जो है वो पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान में उन्होंने तालीम हासिल की है। इनका इंडिया के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए कि जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है तो ये इंडिया का जाकर खुफिया दौरा कर ले। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में अफगानिस्तान को एक मरकजी हैसियत देते हुए उनके साथ अपने ताल्लुकात को उस जगह लेकर जाना चाहिए जहां इस वक्त इंडिया ले जाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने जो नया मनसूबा बनाया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये बड़ा खौफनाक मनसूबा है। देखिए गजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जब वो मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं ये बड़ा संगीन मामला है, कभी वो कहते हैं कि इसको फौरन हल होना चाहिए, कभी वो कहते हैं यहाँ के बारे में उनके पास एक नया मनसूबा है, कभी वो कहते हैं कि जो है वो फला मुल्क को तस्लीम करना चाहिए, इसराइल को, स्पेशली सऊदी अरब के बारे में उन्होंने ये कहा। ये उनकी ख्वाहिश है। लेकिन देखिए अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने मनसूबा दिया है वो बड़ा खौफनाक मनसूबा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीनियों को लीबिया ले जाकर आबाद कर दिया जाए। क्या ये दुरुस्त होगा? और क्या ये ठीक खबर है कि लीबिया ले जाकर फ़लस्तीनियों को जो है वो आबाद कर दिया जाए? ये लगभग कोई 1800-2000 किलोमीटर का फ़िज़ाई रास्ता है। ये इतनी दूर है लीबिया, बीच में एक पूरा मुल्क पड़ता है और वो मुल्क क्रॉस करने के बाद फिर आप पहुँचते हैं लीबिया। लीबिया अफ्रीका का एक मुल्क है, वहाँ पर खुद खाना जंगी लगी हुई है। ट्रैवल एडवाइजरी है कि वहाँ पे आप टूरिस्ट हैं तो आप नहीं जा सकते, कारोबार करने के लिए आप नहीं जा सकते, अगवा होने का खतरा है, दहशतगर्दी का खतरा है, मुख्तलिफ ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ट्रंप उठा के इतनी बड़ी आबादी को, मिलियंस के अंदर लोगों को पहुंचाना चाहते हैं जनाब लीबिया में कि यहाँ से निकालो, लीबिया ले जाओ। तो क्या ये फार्मूला काम करेगा? देखिए वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सदर है, उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही है और रोज़ाना उसको फार्मूला दिए जा रहे हैं। तो यहाँ मुसलमानों को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली इसका सोल्यूशन उनके दिमाग में क्या है और ऐसा सोल्यूशन सामने रखें दुनिया के जिसके ऊपर फिर इंप्लीमेंट हो। अब रोज़ाना की बुनियादों पर फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। 24 घंटे में 120 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए। इसराइली बमबारी है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लगातार बमबारी हो रही है
और डोनाल्ड ट्रंप को अजीब अजीब जो है वो तरीके आ रहे हैं कि अब ये कर दिया जाए, अब इन्हें लीबिया पहुंचा दिया जाए, यहाँ से एवेकुएशन कर दी जाए। ये फार्मूला मुझे नहीं लगता कि तारीख में कोई अच्छे अल्फाज में लिखा जाएगा। फ़लस्तीनियों का जो हक है जहाँ रहने का, जिस सरजमीन के वो मालिक हैं, वो हक उन्हें मिलना चाहिए। हर कानून की रूह से, आलमी कवानीन की रूह से उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए। और कोई सलूशन जो है वो इंसानियत के खिलाफ होगा।